नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग के एक काफी सीधे साधे एल्गोरिदम की तह तक जा रहे हैं। हाँ, के निकटतम पड़ोसी यानी KNN। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा के निकटतम पड़ोसी उदाहरण से सीखना नाम के लेख पर आधारित है। सही। तो आज का मिशन क्या है? यही समझना कि ये KNN आखिर है क्या चीज। इससे ये आलसी सीखने वाला या लेजी लर्नर क्यों कहते हैं? हाँ, ये नाम बड़ा मजेदार है। और क्या इसकी ये सादगी ही इसकी खूबी है या फिर कोई कमी भी है इसमें? दिलचस्प सवाल। चलिए इसको समझने के लिए एक रोजमर्रा की मिसाल लेते हैं। अच्छा। मान लीजिए कोई नई जगह पर है और सबसे अच्छी कॉफी शॉप ढूंढनी है। तो क्या करेंगे? शायद आसपास के मान लीजिए 3 लोगों से पूछेंगे कि वो कहाँ जाते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बस KNN का मूल सिद्धांत यही है। ये फैसले लेने के लिए अपने सबसे करीबी डेटा पॉइंट्स अपने पड़ोसियों पर निर्भर करता है। अच्छा, लेकिन फिर ये आलसी क्यों? क्या ये सीखता नहीं है? सीखता है, पर पारंपरिक मॉडल्स की तरह नहीं। वो क्या करते हैं, पहले पूरा डेटा देखकर एक मॉडल बना लेते हैं। हाँ, ट्रेनिंग फेज होता है उसमें। बिल्कुल। KN ऐसा नहीं करता। ये अपना सारा डेटा, मतलब पूरा का पूरा, याद रखता है। ओह। और असल काम, मतलब गणना, तभी करता है जब कोई नई भविष्यवाणी करने को कहा जाए। इसीलिए आलसी काम को टालता है जब तक जरूरी न हो जाए। हाँ, कह सकते हैं। तो जब कोई नया डेटा पॉइंट आता है, मान लीजिए कोई नया ग्राहक, तो ये डेटाबेस में ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? के सबसे मिलते जुलते ग्राहक। यहाँ के एक नंबर है जो हम चुनते हैं। जैसे कॉफी वाले उदाहरण में हमने 3 लिया था। हम k = 3। तो ये उन 3 पड़ोसियों को ढूंढ लेता है। फिर अगर हमें क्लासिफाई करना हो, मतलब वर्गीकरण। हाँ, क्लासिफिकेशन में ये देखता है कि उन के पड़ोसियों में कौन सा वर्ग या लेबल सबसे ज्यादा बार आया है। बहुमत। बिल्कुल। बहुमत का खेल। अगर 3 में से 2 पड़ोसी एक खास कॉफी शॉप पसंद करते हैं, तो KNN शायद नए वाले को भी वही सुझाएगा। अच्छा, और अगर कोई नंबर अनुमान लगाना हो, जैसे घर की कीमत, रिग्रेशन जिसे कहते हैं। हाँ, रिग्रेशन में ये बहुमत नहीं लेता। उसमें ये उनके पड़ोसी घरों की कीमतों का औसत निकाल लेता है। ओके, एवरेज, जैसे कॉफी शॉप वाले उदाहरण में दोस्तों से रेटिंग पूछकर एवरेज निकाल लेना। एकदम सही। चलिए इसे एक और उदाहरण से पक्का करते हैं। फल वाला उदाहरण लेते हैं। सेब है या संतरा? हाँ, अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास फलों का डेटा है, वजन और रंग। ठीक है, तो हर फल डेटा में एक पॉइंट बन गया। बिल्कुल। वजन एक अक्ष पर, रंग दूसरे पर। अब कोई नया फल आता है, तो KNN उसकी निकटता मापेगा, पहले से मौजूद सेबों और संतरों से। लेकिन एक मिनट, वजन तो ग्राम में होगा, शायद सैकड़ों में, और रंग वो शायद 1 से 10 के स्केल पर। बहुत बढ़िया पॉइंट। यहीं पर फीचर स्केलिंग जरूरी हो जाती है। फीचर स्केलिंग? हाँ, मतलब सभी विशेषताओं को एक ही पैमाने पर लाना, वरना वजन जैसी बड़ी संख्या वाली चीज पूरी गणना पर हावी हो जाएगी। अच्छा, ये जरूरी है। ठीक है, स्केलिंग कर दी, फिर निकटता मापी, उसके बाद ये देखेगा कि सबसे करीबी के पड़ोसी कौन है। मान लीजिए के 5 है और 5 में से 4 पड़ोसी सेब निकलें, तो नया फल सेब माना जाएगा। हाँ। सुनने में तो ये वाकई बहुत सहज लगता है। क्या ये सच में काम का है, मतलब असल दुनिया में? हाँ हाँ, बिल्कुल। अपनी सादगी के बावजूद इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल उपयोग हैं। जैसे? सबसे आम तो है सिफारिश प्रणालियां, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अच्छा, जैसे शॉपिंग साइट्स पर दिखाते हैं कि आपके जैसे लोगों ने ये भी खरीदा। वही, बिल्कुल वही। इसके अलावा इमेज रिकग्निशन में भी काम आता है, तस्वीरों में चीजें पहचानना, या फिर हैंडराइटिंग डिटेक्शन, हाथ से लिखे अंक पहचानना। ओह, और ग्राहक विभाजन भी, कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब ग्राहकों को उनके खरीदने के पैटर्न के आधार पर ग्रुप्स में बांटना। वाह, तो फायदे तो साफ है। समझने में आसान, लागू करने में आसान, कोई लंबा ट्रेनिंग टाइम नहीं। हाँ, ये मुख्य फायदे हैं। लेकिन सिर्फ पड़ोसियों को देखना, क्या ये हमेशा सही होता है? कोई कमियां नहीं है इसमें? कमियां भी हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बड़े डेटा सेट के साथ इसकी स्पीड। स्पीड क्यों? क्योंकि हर नई भविष्यवाणी के लिए इसे पूरे डेटा सेट में से सबसे करीबी के पड़ोसियों को ढूंढना पड़ता है। अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो इसमें टाइम लगता है। अच्छा, ये तो बात है। और दूसरी बात, ये शोर या अप्रासंगिक फीचर्स के प्रति काफी संवेदनशील है। मतलब अगर आपके डेटा में ऐसी विशेषताएं हैं जिनका असल में वर्गीकरण से कोई लेना देना नहीं है, तो वो निकटता की गणना को गड़बड़ कर सकती हैं।
इसीलिए फीचर चुनना और स्केल करना इतना जरूरी है। बिल्कुल। और एक और चीज है, आयामों का अभिशाप, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ये क्या है? जैसे जैसे फीचर्स की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं, डेटा पॉइंट्स के बीच दूरी का मतलब कम स्पष्ट होता जाता है। सब एक दूसरे से दूर लगने लगते हैं। KNN यहाँ थोड़ा संघर्ष करता है। अच्छा, तो फायदे भी, चुनौतियां भी। हाँ, और एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ। इसकी सादगी के बावजूद कई बार इसे एक बेसलाइन मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बेसलाइन मतलब कोई बहुत फैंसी कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने के बाद देखते हैं कि क्या वो KNN से वाकई बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर ज्यादा नहीं तो सोचना पड़ता है कि क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी जरूरी भी है। वाह, ये तो बढ़िया नजरिया है। तो संक्षेप में कहें तो KNN एक सहज इंट्यूटिव एल्गोरिथम है, अपने पड़ोसियों से सीखता है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में काम आता है। सही। कई जगह इस्तेमाल भी होता है, लेकिन बड़े डेटा और फालतू फीचर्स से इससे दिक्कत होती है। हाँ, और ये मशीन लर्निंग सीखने की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन एल्गोरिथम है, समझने में आसान। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। KNN की ये जो आलसी या कहें उदाहरण आधारित प्रकृति है, क्या कभी-कभी सादगी ही सबसे अच्छा हल होता है? खासकर तब जब सीखना सीधे उदाहरणों से हो रहा हो। सोचने वाली बात है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने फैसले लेते हैं, है ना? हाँ। अक्सर अपने करीबी लोगों, अपने अनुभवों, अपने पड़ोसियों से कितने प्रभावित होते